इसी गेम के वेलकम टू लेट्स गो। आइए आज देखते हैं इस वीडियो में समान अध्ययन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षाएं बीएड प्रवेश परीक्षा, जूनियर सुपर टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी रखिए। ऑफलाइन क्लासेस बंद है अभी कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप के कारण। आइए आज इसी क्रम में पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए है बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, बी है निशात बाग जम्मू कश्मीर, सी है फिरोज शाह कोटला दिल्ली और डी है हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। इमामबाड़ा लखनऊ में है, सही है। निशात बाग जम्मू कश्मीर में है, ये भी सही है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, ये भी सही है। हुमायूं का मकबरा जो है इलाहाबाद में नहीं है, यही आपका गलत है। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ नहीं है पूछ रहा है, यानी विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्यों? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली में है, इलाहाबाद में नहीं है। हुमायूं का जो मकबरा है दोस्तों वो नई दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है, तो आपका विकल्प नंबर सही हो जाएगा डी फॉर डेनमार्क। अब यहाँ पे प्रश्न दूसरा देखेंगे, अग्निगिरी किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है। अग्निगिरी जिसे हम फायर टेम्पल बोलते हैं, किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है। विकल्प ए है ईसाई, बी है यहूदी, सी है मुस्लिम और विकल्प नंबर डी है पारसी। बताइए दोस्तों, अग्निगिरी किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है। किस धर्म का पूजा स्थल अग्निगिरी है। आपका यहाँ विकल्प नंबर सही हो जाएगा डी। पारसी जो धर्मावलंबी हैं, धर्म के लोग हैं, उनका पूजा स्थल अग्निगिरी को माना जाता है और यह अग्निगिरी पारसी धर्म के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है। और पारसी धर्म के लोग दोस्तों अपने घर के दरवाजे के सामने दीप प्रज्वलित किए रहते हैं। उनका देखेंगे कि अग्नि को वह पवित्र मानते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं। विकल्प ए है 2, विकल्प ए है 2, बी है 3, विकल्प सी है 4, डी है 1। बताइए दोस्तों, भारतीय संसद के कितने अंग हैं। भारतीय संसद के विकल्प सही हो जाएगा बी। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। भारतीय संसद के यही 3 अंग हैं, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा। देखें तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 मिलकर के भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। संसद के निम्न सदन को लोकसभा, जिसमें 545 सदस्य होते हैं, इन सदस्यों में 543 जो होते हैं निर्वाचित होते हैं। 545 होते हैं तुरंत टोटल लोकसभा में, और इसमें 543 जो होते हैं निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में ये हो गया आपका, लोकसभा में था, और 245 जो होते हैं वो राज्यसभा में होते हैं। दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 होती है। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इसमें 2 होते हैं राष्ट्रपति द्वारा और इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा एवं सहकारिता के क्षेत्र में ज्ञान या अनुभव होता है। जो भी राज्यसभा में मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, वे कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के ज्ञान और अनुभव से अनुभवी व्यक्ति होते हैं। और 545 जो लोकसभा में आपका सदस्य होते हैं, उसमें से 2 राष्ट्रपति आंग्ल इंडियन को मनोनीत करता है। आपका विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे कि भारतीय संसद में 3 अंग होते हैं भारतीय संसद के, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। आपका विकल्पों का यहाँ पर
विस्तृत जानकारी। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 4, कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? विकल्प ए है भारत, बी है चीन, सी है ब्राज़ील और डी है घाना। बताइए दोस्तों, कहवा का उत्पादन का विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? आपका विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सही सी, ब्राज़ील। ब्राज़ील में कहवा का उत्पादन सर्वाधिक होता है। वार्षिक तापमान यहाँ पे 15 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ता। कहवा की खेती के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त मानी जाती है। कितना वर्षा चाहिए? 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा कहवा के खेती के लिए उपयुक्त है। और कहवा सर्वाधिक दोमट मिट्टी अथवा ज्वालामुखी से उद्गार निकली हुई लावा जो होती है, काली मिट्टी, जो ज्वालामुखी से आपका निर्माण होता है काली मिट्टी का, उसमें सर्वाधिक कहवा का उत्पादन होता है। आपका विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे सी, ब्राज़ील। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विकल्प ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है राज्यपाल और डी है विधानसभा अध्यक्ष। डी है विधानसभा अध्यक्ष। बताइए दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। आपका विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी, राज्यपाल। जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। साधारणतः अगर देखें दोस्तों, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा का बहुमत दल का नेता होता है, उसे हम मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री ही शासन प्रमुख प्रवक्ता होता है शासन का, और मंत्रिपरिषदों को बैठक की अध्यक्षता भी करता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषदों के निर्णय को सर्वमान्य करता है और राज्यपाल तक पहुंचाता है। यह कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री। राज्यपाल की जो भी मुख्य बातें होती हैं, जो सूचना होता है, वह मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषदों तक पहुंचाता है और मंत्रिपरिषदों की सूचना मुख्यमंत्री राज्यपाल तक पहुंचाता है। राज्यपाल के सारे अधिकार का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है दोस्तों। और नोट कर, यहाँ पे एक पॉइंट है, नोट, इसे ध्यान दीजिएगा, नोटेड पॉइंट है। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है, वहाँ पे जो चुनाव होता है, चुनाव के पश्चात मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दिल्ली में राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति दिल्ली में दिल्ली में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करता है दोस्तों। और जो मुख्यमंत्री वहाँ का होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। जो भी कार्य दिल्ली में करना है, राष्ट्रपति से सूचना प्राप्त करना, राष्ट्रपति को सूचना दे करके जो भी निर्णय होता है वो राष्ट्रपति के प्रति वहाँ का मुख्यमंत्री उत्तरदायी होता है। आगे के क्रम में छठा प्रश्न देखेंगे। छठा प्रश्न है अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। ये दोस्तों छठे प्रश्न को देखते हैं। विकल्प नंबर ए है एटा, बी है कासगंज, सी है कन्नौज और डी है लखनऊ। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है एटा, कासगंज, कन्नौज, लखनऊ। 1200 अमीर खुसरो का जन्म 1253 में एटा उत्तर प्रदेश में पटियाला कासगंज नामक कस्बे में गंगा के किनारे हुआ था। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली तथा तबला वाद्य यंत्र के जनक माने जाते हैं। इन्हें तूती हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें तूती हिंद के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों? तूती हिंद। तूती हिंद के नाम से भी इनको जानते हैं।
अमीर खुसरो का जन्म स्थान विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा कासगंज। और कासगंज कहाँ है? तो यह एटा उत्तर प्रदेश के एक कस्बा है कासगंज, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और यह तूती ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध है अमीर खुसरो दोस्तों। इनका जो भाषा है खड़ी बोली और तबला वाद्य यंत्र से भी यह जाने जाते हैं, तबला वाद्य यंत्र के जनक हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? यह विकल्प दिया गया है, पूछ रहा है कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है। विकल्प ए है C++, बी है विंडो 7 और सी है CD-ROM और डी है नॉन ऑफ एबोव। इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? क्या CCC, विंडो 7, CD-ROM? इनमें से कोई नहीं। आपका विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर सी CD-ROM जो है दोस्तों वह एक हार्डवेयर है, कंप्यूटर का हार्डवेयर है। CD-ROM इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी और CD का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। ये एक हार्डवेयर होता है दोस्तों। CD-ROM में डाटा संग्रह किया जाता है, CD-ROM में डाटा संग्रह करते हैं हम, और इसमें जो है डाटा आसानी से बदला या अलग नहीं किया जा सकता है। इसे लेज़र किरणों के प्रयोग से पढ़ा जाता है। जो डाटा इसमें संग्रह होता है उसे आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं हम, अब बदल नहीं सकते हैं। इसको हम पढ़ते हैं लेज़र किरणों के प्रयोग से पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न देखेंगे भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। विकल्प ए है भारत रत्न, बी है ज्ञानपीठ, विकल्प सी है अशोक चक्र और डी है परमवीर चक्र। देखेंगे भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार दोस्तों यहाँ सही हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के विषय में जाने दोस्तों यहाँ पे, तो परमवीर चक्र सर्वोत्तम सम्मान है और जो जल थल नभ में शत्रु के सामने असीम पराक्रमता, अदम्य साहस दिखाने वाले आत्म बलिदान करने पर भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। 26 जनवरी 1950 से शुरू किया गया यह जो आपका वीरता पुरस्कार है, सर्वोत्तम वीरता पुरस्कार 26 जनवरी 1950 से शुरू किया गया और यह पदक मरणों उपरांत दिया जाता है। यह जो वीरता में दोस्त मारे जाते हैं और अपने अदम्य साहस का आपका परिचय देते हैं, मरणों उपरांत यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित में से सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है कि सिंधु घाटी से संबंधित स्थल नहीं है। विकल्प ए है कालीबंगन, विकल्प बी है रोपण, विकल्प सी है पाटलिपुत्र और विकल्प डी है लोथल। आपको बताना है इन विकल्पों में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। विकल्प ए है कालीबंगन, बी है रोपण, सी है पाटलिपुत्र, डी है लोथल। आपका विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। यहाँ पे विस्तृत देखें, विकल्पों को विस्तृत रूप से देखें। लोथल से प्राप्त प्रमाण में युगल समाधि, पत्तन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी। और रोपण से प्राप्त क्या हुआ? रोपण से प्राप्त प्रमाण में देखेंगे तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता। कालीबंगन से देखेंगे, कालीबंगन से क्या मिला? जूते हुए खेत मिले थे, अग्निकुंड आदि सिंधु प्रदेश से प्राप्त हुई। पाटलिपुत्र के विषय में जानेंगे कि पाटलिपुत्र कहाँ का स्थल है। पाटलिपुत्र तृतीय बौद्ध तथा आयोजित की गई बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, तृतीय बौद्ध संगति, और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस थे जो कि शासक अशोक से संबंधित थे। पाटलिपुत्र बिहार में है। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम इसी क्रम में। प्रश्न नंबर 10 है 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर
किसका शासन था? 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? विकल्प ए है तोमर वंश, विकल्प बी है खिलजी वंश, विकल्प सी है सैयद वंश और विकल्प डी है तुगलक वंश। बताइए दोस्तों, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? आपका विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर ए तोमर वंश। विकल्प नंबर ए 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंशों का शासन था। इसके जो दिल्ली के जो संस्थापक थे तोमर वंश के, अनंगपाल तोमर वंश के संस्थापक थे और उस समय अनंगपाल ही दिल्ली के राजगद्दी पर विराजमान थे। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है विकल्प प्रश्न संख्या 11। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? विकल्प ए है फैजी, विकल्प बी है अबुल फजल, विकल्प सी है और सी है बदायूनी और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर सी बदायूनी। यह अकबर के धार्मिक नीतियों की आलोचना किए बदायूनी। अकबर ने धार्मिक नीति की आलोचना बदायूनी ने किया। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। अकबरनामा, अबुल फजल ने क्या लिखा था? अकबरनामा। क्या दोस्तों? अकबरनामा की जो रचना किए थे वह किए थे अबुल फजल, अकबरनामा। लेकिन धार्मिक नीतियों की आलोचना बदायूनी ने किया था अकबर के। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। आज के क्रम में इतना 11 प्रश्नों की श्रृंखला थी।